हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अच्छी तरह सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको अच्छी नॉलेज मिलेंगे और हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण और इसके जितने भी जो क्वेश्चन होंगे उसको हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण तो जैसे कि दो चर, तो दो चर में हम लोग क्या लेंगे, दो चर का मतलब हुआ कि आप लोग इसमें एक्स वाई यानी अल्फ़ा बीटा यानी कि ए बी सी डी का जितना भी जो नंबर होगा उसमें से कोई भी अगर आप कोई दो नंबर आप ले सकते हो, चाहे वो ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो या फिर डी ई एफ जी, इसमें से कोई दो नंबर यानी कि दो चर वाले होने चाहिए और हम लोग दो चर को मिला के कोई भी रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होगा उसको हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए और बी बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दो चर, यानी इसमें देखेंगे कि इसमें दो चर हैं, यानी ये और ये चर, तो दो चर वाले हैं और रैखिक समीकरण है। तो रैखिक क्यों हुआ? क्योंकि घात बराबर एक है, घात एक होने के कारण ये रैखिक समीकरण हो गया और इसमें दो चर का यूज होता है, तो इसलिए इसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ अभी मैं 2 मिनट का कुछ बोलूँगा, वो आप बस ध्यान से सुनिएगा कि इसका उपयोग हमारे लाइफ में कब तक पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी पिता और बेटी के बीच में एज का पता करना हो, जैसे पिता और बेटी के उम्र के बारे में अगर हमें पता करना हो तब हम लोग इसका उपयोग करेंगे। या फिर अगर हम लोग कोई दुकान पे अगर कोई सामान बेच रहे हैं, अगर हम लोग कोई सामान बेच रहे हैं, सामान सेलिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर दो चीज़ के बारे में कंपैरिजन करना हो, जैसे कि बैट बॉल हो गया, साबुन सर्फ हो गया, या फिर कपड़ा के बारे में कोई रेंज, मतलब दो चीज़ यानी दो चीज़ के कंपैरिजन करने में हमें मतलब मान लीजिए कि अगर आपको फैमिली मेम्बर ने कोई सामान लाने के लिए भेजा है और आपको कुछ पैसा की कमी दिया गया, यानी दो चीज़ है, तो यानी एक चीज़ कम लाना है, एक चीज़ ज़्यादा लाना है, तो आप लोग उसमें दाम का आगे पीछे करके हम लोग कर सकते हैं। मतलब किसी दो सिंपली अगर मोटा मोटी बात करेंगे तो दो चीज़ के अध्ययन के बारे में हम लोग मतलब दो चीज़ के कंपैरिजन करने पर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के का उपयोग होता है। तो चलिए आगे हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। तो ये इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल हो गए, जिसमें सी मेरा अचर पद होगा, सी हम लोगों का अचर पद हो जाएगा और सबका घात एक है। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि इसके ये सारे के सारे एग्जाम्पल होंगे और ये हमने बता दिया कि इसमें ए और बी बराबर 0 शून्य नहीं होना चाहिए, यानी इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर भी 0 नहीं होगा। और हमेशा जब कभी भी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हम लोग हल करने जाएंगे, हाँ, जब भी किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो हमेशा इसका एक LHS होगा और एक RHS होगा। तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी हिंदी में इसको बायां पक्ष कहेंगे, इसको बायां पक्ष कहा जाएगा। और एक होता है RHS जिसको हम लोग राइट हैंड साइड कहेंगे, और राइट हैंड साइड का मतलब होता है दायां पक्ष। हमेशा हम बायां पक्ष और दायां पक्ष की बात करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि और हमेशा हमारा LHS और RHS दोनों बराबर, LHS बराबर RHS होना चाहिए, तभी हम लोग का समीकरण सही होगा। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखें। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो NCERT का एक बुक है, NCERT का जो एग्जाम्पल है हम उसी को लेके बात कर रहे हैं। तो जैसे कि NCERT में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 5 है, 2x प्लस 3y बराबर 5 है। तो इसमें हमारा LHS क्या हो जाएगा, LHS बराबर 2x प्लस 3y और RHS बराबर हो जाएगा 5। तो अगर हम x बराबर अगर 1 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि मेरा LHS बराबर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि 5, जो कि RHS के बराबर हो गया। अगर हम लोग इसके अलावा चाहेंगे तो इसका हम लोग बहुत मान रख सकते हैं, यानी कि इसके अनेक हल हो सकते हैं, यानी दो चर
वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण अनंत हल हो सकते हैं। तो चलिए, अब इसके बाद तो और कुछ है भी नहीं, तो चलिए हम कुछ और बातों को हल करते हैं। देखिए, जैसे कि बातें हैं कि जो कोई भी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा, उसका प्रत्येक समीकरण का हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। यानी क्या कि समीकरण का कोई भी जो हल होगा, यानी समीकरण का हल प्रत्येक हल, जैसे कि हम आगे बात करेंगे, समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित होगा। स्थित होता है। यानी जो x और y का जो मान होगा, जैसे कि यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर क्या हुआ था कि मेरा मान इतना आया था। मतलब यानी यहाँ पे x और y का जो मान हो गया वो क्या हो गया, 1 और 1। और ये जो 1 और 1 है वो किसी चीज़ का मतलब निर्देशांक का बिंदु होगा। तो यानी अगर हम लोग बात करेंगे तो यह किसी भी रैखिक समीकरण के लिए सत्य आता है, दो चर वाले। और कुछ हम लोग को ये सब नोट है, अगर आप लोग भी चाहे तो इसका नोट बना सकते हैं, नहीं तो मैं तो कहूँगा अच्छा से नोट। अगर आप लोग इसका PDF वर्जन चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका PDF वर्जन पिन करके दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई बात है कि दोनों चरों वाले रैखिक समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का प्रत्येक हल x y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। के एक बिंदु के संगत होता है और इसका विलोमता भी होता है। तो इतनी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी और इसके अलावा x और y को और कुछ बातों को याद रखना है कि x तथा y को समीकरण का युग्म भी कहते हैं। समीकरण का युग्म भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे कि बीजगणितीय दृष्टि से इसके युग्म कैसे होते हैं। तो बीजगणितीय दृष्टि से युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। और यहाँ पे हम लोग को याद रखना पड़ेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर 0 के नहीं होता है। इसके अलावा a2 स्क्वायर प्लस
b² भी 0 के बराबर नहीं होता है। और इसके अलावा हम लोगों को इस बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी जो दो समीकरण होंगे, दो समीकरण से निकली रेखाएं पहला एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, जबकि जैसे कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो एक बिंदु पर L और M रेखा ने एक बिंदु O पर इस दोनों को प्रतिच्छेद किया। उसके अलावा आगे की बात करेंगे तो दूसरा, एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, एक दूसरे के समांतर हो सकती है, जैसे कि ये और ये रेखा L है और ये रेखा M है, यानी L समानांतर है किसके, M के। इसके अलावा तीसरा ये है कि एक दूसरे के संपाती हो सकती है, एक दूसरे के संपाती हो सकती है। संपाती का अर्थ हुआ कि ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक लाइन और फिर, यानी कि L यहीं पे है और M यहीं पे है, यानी एक दूसरे के संपाती हो सकती है। इस प्रकार की रेखाएं आकृति बना सकती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि चैप्टर 3.1 की तरफ। दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बीजगणित एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों इसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के तौर पे हल करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग, मैंने जो आपको पहले बताया था कि इसमें हम लोग क्या किया जाता है कि दो चीज़ों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में किसी एक चीज़ को लेकर कंपैरिजन किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम मान लेंगे कि इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x और उसकी पुत्री की आयु बराबर y। तब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर x-7 और पुत्री की आयु y-7। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है कि आफ्ताब की आयु, तो यानी कि x-7 किसके बराबर होगा, 7 गुना y-7, यानी आफ्ताब की आयु का जो होगा वो उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना, तो उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना ये है। तो इसको अगर हम सभी समीकरण को हल करते हैं तो x-7 बराबर 7y-49, या ये x-7y-7 प्लस 49 बराबर 0। तो यहाँ पे x-7y प्लस 42 बराबर 0, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। पुनः 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x+3 और पुत्री की आयु y+3 हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न से क्या बोल रहा है कि आफ्ताब की आयु जो होगी वह आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी, यानी कि आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी, यानी 3 + y+3। तो x+3 बराबर 3y+9। तो x-3y + 3 - 9 बराबर 0, यानी कि x-3y
माइनस 6 बराबर 0। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, बीजगणितीय रूप में लिख दिया। तो जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया था कि क्या करना है, इसके बीजगणितीय रूप में और ग्राफी रूपों में प्रदर्शित करना है, तो ये हम लोगों ने कर दिया। पहला x माइनस 7y प्लस 42, ये बीजगणितीय रूप में ये दोनों लिख दिया है। तो चलिए अब इसका बनाना है ग्राफ। तो जैसे कि इसका अगर आप लोग ग्राफ अगर से हल करेंगे तो इसका आंसर x बराबर 42 और y बराबर 12 के अप्रॉक्सली आएगा। चलिए तो इस सब के बारे में अभी हम लोग इतना पर इस वीडियो को हम लोग इतना पर ही छोड़ेंगे, जबकि मतलब इस वीडियो को नहीं, इस क्वेश्चन को इतना पर ही छोड़ देंगे। अब इसको इससे आगे हल नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइप में से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हो तो हल निकाल सकते हो। तो इसका जो वैल्यू होगा पी का, अगर दोनों को हल करेंगे तो पी 42 और 12 पर जाके ये कटेगा, यानी x बराबर 42 और y बराबर 12 पे जाके ये बिंदु कट जाएगा। अगर आप चाहते हो तो आप खुद से इसको बना लेना। इसके लिए ग्राफ कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। जब ये दोनों अक्रॉसली क्रॉस करेगी तो अप्रॉक्सली जाके 42 पर, यानी p जो होगा वो 42 और 2 पे कटेगी। इसके बारे में हम लोग अब आगे बात ही करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में हमें प्रदर्शित करना है। तो इसको हम सिर्फ बीजगणितीय रूप में करेंगे। ज्यामिति के लिए हमें ग्राफ कॉपी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बस उसका आंसर बता दूंगा और आप हल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट ही चैप्टर का वीडियो है, तो इसमें हम आगे पूरी तरीके से हल करके नहीं बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे कोशिश करेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें मान लेंगे कि एक बैट का मूल्य बराबर एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला की कीमत बराबर x, एक बॉल गेंद की कीमत बराबर y। तो उसके बाद प्रश्न से बोल रहा है क्या कि 3 बल्ला यानी 3x प्लस 6 गेंद 6y बराबर 3900 रुपया होती है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस, यानी इस दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 3900 होगा। तो x प्लस 2y बराबर 3 को अगर इससे काटेंगे तो ये 1300 होता है, बराबर 1300 होगा। तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरे पर चलते हैं। पुनः एक बल्ला यानी एक बल्ला और 2 गेंद की कीमत, ये कितना बोल रहा है, 1300 रुपया बोल रहा है। तो ये समीकरण 2 हो गया, यानी ये इसका बीजगणितीय रूप हो गया। तो चलिए अब इसका हम लोग हल भी करते हैं। तो समीकरण 1 से इसका अगर हम लोग ग्राफ ही बनाएंगे तो चलिए बस एक का आपको बना के दिखा देता हूँ कि हम लोग कुछ भी वैल्यू को पुट करके बना सकते हैं। तो ये रहा x, ये रहा y, ये समीकरण 1 के लिए। यानी कि समीकरण 1 से समीकरण 1 बराबर कितना है दोस्तों, x प्लस 2y बराबर 1300। ये दोनों इसी तरीके से है। चलिए तो जैसे कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर अगर मैं 100 रखता हूँ तो 100 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर हो जाएगा 1200। उसके बाद y बराबर हो जाएगा 600, y बराबर हो गया 600। उसी प्रकार से अगर हम x बराबर अगर यहाँ पे 500 रख लेते हैं तो x बराबर 500 रखने पर हमारा जो x बराबर 500 रखने पर 500 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 800 और y बराबर 400, तो y का मान 400 आ गया। उसी तरीके से समीकरण 2 से भी उसी का मान दोनों इसी तरीके का होगा। तो जब हम इसका अगर समीकरण बनाएंगे तो चलिए हम लोग ग्राफिक्स बस रफली ड्रॉ कर लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए ये आपका ज्यामिति, ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश। अब बोलेंगे दोस्तों कि सर आपने सेकेंड का क्यों नहीं किया, तो सेकेंड का भी दोनों का इक्वेशन एक ही जैसा है, तो वैल्यू लगभग बराबर ही आएगा, यानी कि इसकी जो मान होगी वो संपाती होगी। तो देखिए जैसे 0 है, मैं यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 मान लेता हूँ। ये 100, 200, 300 रफली मान रहा हूँ, आप लोग ग्राफ कॉपी भी बनाइएगा। 400, 500 और ये 600। उस तरीके से -100, -200, -300, -400, -500 और माइनस में तो इधर है ही नहीं। तो जैसे कि हम लोग को दिया गया पहला x बराबर 100 और y बराबर 600, तो ये यहाँ पे होगा, तो इसको हम लोग 100 और 600 लिखेंगे। इसके बाद 500 और 400 है, तो x बराबर 500, y बराबर x बराबर 500, ये बराबर 400, तो ये 500 और ये 400। इसको इस तरीके से हल कर देंगे, यानी और उसकी जो सेकेंड रेखा होगी वो भी उसी तरीके पर निकल जाएगी, यानी ये रेखाएं संपाती होगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये रहता है, जबकि 1 महीने बाद उसके 4 किलोग्राम सेब का और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमको अंगूर के मूल्य में और फिर सेब के मूल्य में हमें कंपैरिजन करना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि सेब का मूल्य बराबर x रुपया और अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। मूल्य बराबर y रुपया है। तब 2 किलोग्राम यानी 2x प्लस 1 किलोग्राम यानी कि y बराबर 160 रुपये। तो ये मेरा समीकरण 1 हो गया। पुनः बोल रहा है कि 2 किलोग्राम यानी 4 किलोग्राम, तो 4x प्लस 2y बराबर 300। ये समीकरण सेकेंड हो गया। ये हम लोग के समीकरण का हल है। तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार से संपाती ही तो ये इसका ये रूप हुआ। अगर हम इसका ज्यामिति ये मतलब ये दोनों हम लोगों का बीजगणितीय रूप है। तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। जबकि ज्यामितीय रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 160। तो अगर हम x बराबर अगर मैं 100 रखूँगा, x बराबर नहीं y बराबर अगर हम 100 रखते हैं तो x बराबर 160 माइनस 100, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा 300। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं y बराबर, तो यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं हम x बराबर 30 तो y बराबर 100। उसी प्रकार से y बराबर अगर हम यहाँ पे अगर 60 रख लेते हैं तो x का मान 50 हो जाएगा। तो देख लिए 2x प्लस 60 बराबर 160 और 2x बराबर 100, तो x बराबर 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला का था। उसी तरीके से हम समीकरण दूसरा यानी समीकरण 2 का क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y बराबर 300 है। तो x यहाँ पे y बराबर 50 रखने पर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2 गुने 50 बराबर 300, तो 4x बराबर 200। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ये 50 तो ये भी 50। उसी प्रकार से x बराबर 100 y बराबर 100 रखने पर y बराबर 100 रखने पर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा
25। ये रहा इसका ज्यामिति रूप। चलिए धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और बच्चे को लाभ हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।